Assalamu alaikum kids. So I'm here with a new lecture of political science series, and today's topic of our discussion is basically political ideologies. Now, what I meant by political ideologies? It is basically a combination of two words, politics and ideologies. Politics simple means obviously your government or governmental structures, and ideology means the set or the principles on which you are governing or ruling the government and the governmental institutions. For example, if I talk about presidential democracy, that means it's a specific ideology in which the maximum power is owned by the president. If I talk about the parliamentary democracy, that means I'm talking about the set of rules or ideas in which prime minister basically governing the institutional structures and he is leading the executive of the country as well. So, in today's lecture, we are going to discuss the different political ideologies which overruled not only the contemporary century but also the previous ones. For example, if I talk about fascism, which was the most peculiar ideology of 19th century, and we discuss it with reference to Mussolini and Hitler, obviously the rise of Nazist party as well. So, let's begin with our slides. Capitalism. Following the breakdown of the Soviet bloc in 1989, some political observers have stated this phenomena as the triumph of liberal democracy and the capitalist economic systems that underpin it. The call of victory have come under severe scrutiny in the global meltdown of financial institutions in the first decade of 21st century. बेसिकली वो ये कह रहा है कि कैपिटलिज्म इज़ नॉट अ न्यू जॉनरा और फर्दर आपकी स्लाइड्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एवरी आइडियोलॉजी. बट जब सोवियत यूनियन का यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ है 1989 में और यूएसए वर्सेस यूएसएसआर जो अफगान इन्वेजन के अंदर या अफगानिस्तान लैंड को एज अ बफर स्टेट यूज़ कर रहे थे, उसमें यूएस ने प्रूव किया कि आई हैव द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री देन यूएसएसआर. तो उस टाइम पे इतना सवेयर इकोनॉमिक डिप आया, इतनी इकोनॉमिक स्ट्रैंगलिंग हुई कि यूएसएसआर की जो स्टेट्स हैं वो बल्कनाइजेशन का शिकार हो गई और कम्युनिज्म जो है वो फॉल अपार्ट कर गया और सम हाउ दुनिया ने एज्यूम कर लिया कि लिबरलिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स और लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का जो रूल है वो फर्दर जो है वो ग्रूम किया. 1990s के अंदर क्योंकि कोल्ड वॉर एंड हो चुकी थी तो कैपिटलिज्म अपनी पीक पर गया है. लेकिन सून आफ्टर 8 to 10 ईयर्स के बाद ही जब वॉर ऑन टेरर में जो है वो यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और 2002 के बाद के सिनेरियोज जो हैं वो चेंज होते हैं, तो रियलाइज़ ये होता है कि बेसिकली आपका कैपिटलिज्म जो है वो आपके इकोनॉमिक नीड्स के लिए कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है. वो आपके इकोनॉमिक नीड्स को उस तरह से केटर नहीं कर रहा जिस तरह के प्रोमिसेस कैपिटलिज्म करता है. जैसे कैपिटलिज्म के बहुत से पिक्यूलियर प्रोमिसेस में से है कि पावर्टी को एरेडिकेट कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे प्रमोट की जाएगी, ग्रोथ रेशो और आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत मैक्सिमम होगी. बट अनफॉर्चुनेटली इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्वियसली डिलेमास ऑफ कैपिटलिज्म, तो आपको रियलाइजेशन ये होती है कि इसमें रिच एंड पुअर का गैप जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्हांस कर रहा है. आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है वो इंक्रीज़ करने के बजाय कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिक्रीज़ कर रही है. आपकी पावर्टी और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि आपकी 80 to 90% पॉपुलेशन जो है वो या तो बिलो द पावर्टी लाइन रह रही है या फिर आपकी बड़ी लोअर मिडिल क्लास होती है और 10% ऑफ द सोसाइटी जो है वो ओन कर रही है तमाम तर लिविंग स्टैंडर्ड्स को, आपकी सोसाइटीज़ की बेसिक पिक्यूलियर नेचुरल रिसोर्सेज को भी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके इकोनॉमी को भी. और इसके अंदर वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो लास्ट नेल इन द कॉफिन की जो स्टोरी है वो तब हुई जब अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन हुआ 2007 के अंदर और बैंक्स जो हैं वो कलैप्स कर गए और एट दैट टाइम आपका एम्प्लॉयमेंट रेशो कलैप्स कर गया और मार्केट जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गई, शट डाउन हो गई, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे जो बैंक से उठाए हुए थे उनको वापस जो है वो लीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे. बैंक्स कलैप्स कर गए क्योंकि उनके पास सर्फ में मनी नहीं मौजूद थी. सो दिस इज़ द थिंग जिससे रियलाइज़ हुआ कि कैपिटलिज्म इज़ नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म हैज़ बीन हेल्ड बाय सम एज एन आइडियोलॉजी, but in its essence it is a means of production or way of organizing economic activity. The basic underpinning of capitalist system is the use of privately owned wealth to generate outcome. The means of production, which is the capital required, land, material, tools and ideas, are owned by capitalists who then use these means of production to make products which can be sold at a profit. कैपिटलिज्म को बहुत से लोग जो हैं वो एक आइडियोलॉजी के तौर पे ट्रीट करते हैं और बहुत से कंसीडर करते हैं इट्स जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी.
अब बहुत डिफरेंस है दोनों बातों में। जो आइडियोलॉजी के तौर पर डील करते हैं वो ये समझते हैं और कंसीडर करते हैं कि ये वो थीम है जिसके बगैर आपकी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, और जो उसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर करते हैं वो सिर्फ अंडर कंसिडरेशन लेते हैं इसको इसलिए कि ये इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में जो है वो हम कैपिटलिज्म को यूज़ करते हैं। सेकेंडली, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो प्रमोट करता है प्राइवेटली ऑन प्रॉपर्टी को। इफ़ यू आर अ सिविलियन ऑफ सम स्टेट और आपके स्टेट के लॉज जो हैं वो आपको अलाउ कर रहे हैं, तो डजेंट मैटर कि आप अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरह से कर रहे हो, गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपिटलिज्म के अंदर लैंड जो आपकी एग्रीगेरियन इकोनॉमी में यूज़ होता है, मटीरियल जो आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में यूज़ होता है, टूल्स जो मशीनरीज वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइडियाज़, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर आपकी एआई और आईटी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डील कर रही है, ये सब के सब बेसिकली कैपिटलिस्ट ऑन करते हैं। और आपके जो नीचे वाले लोग हैं जिनको आप वर्किंग क्लास कहते हैं, वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ उससे थोड़ी सी वेजेस कमाते हैं। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी आपका कैपिटलिस्ट ऑन करता है, जो सारे के सारे प्रोडक्शंस के मेथड्स हैं या जो मीन्स हैं या जो टूल्स उसके लिए चाहिए वो भी आपका कैपिटलिस्ट ऑन करता है। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। Capitalism is the astounding belief that the most wickedness of men will do the most wickedness of things for the greatest good of everyone. Capitalism cannot be properly understood without the analysis of concept given in 19th century by Karl Marx in Das Kapital. Marx asserts that the origin of capitalism is found in the class conflict between bourgeoisie or the capitalist class, which own the means of production, and proletariat or the working class, which toil for inadequate wages so the profit can be generated for their oppressors. वो कहते हैं कैपिटलिज्म जितना ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बिलीव रखता है ना कि ये आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर देगा, ये बहुत विकेटनेस है, मतलब ये बहुत शरारती बात है, ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर शायद तमस्कुराना तौर पे हंसा जा सकता है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि कहते हैं इसमें एक और बात भी ये है कि इंसान ये कोशिश करता है, कैपिटलिस्ट इस बात को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। हालांकि अगर इसके कोर आइडिया या कोर थीम को देखा जाए तो बेसिकली वो अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर रहा होता है, लोगों की नहीं कर रहा होता। इसके अलावा वो कह रहा है कि कैपिटलिज्म को समझा नहीं जा सकता जब तक आप कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजीज को ना पढ़ लें, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो दास कैपिटल बुक है उसने बेसिकली इसमें प्रॉपरली उखाड़ के रख दिया है कि कैपिटलिज्म की नेगेटिविटीज़ क्या हैं। इस बुक की बिगिनिंग में वो कहता है कि कैपिटलिज्म हैज़ इट्स ओन जर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। कैपिटलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो खुद ही अपने आप को तबाह कर लेगी। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जिस चीज़ को प्रोपेगेट करता है या एडवोकेट करता है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, जिसमें वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, जिसमें वो कहता है कि गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्क्स एजर्ट करता है कि जो ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म है वो बेसिकली है ही इस बात में कि आपने हमेशा से क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एग्जिस्ट करवाना है। आपके स्टेटस को आपकी एलीट क्लास से कभी चाहती ही नहीं है कि आपकी लॉयर क्लास जो है वो उसके मुकाबले में आके खड़ी हो जाए या उनको चैलेंज करे। इसी वजह से वो लॉयर क्लास को हमेशा एक चूरन देते हैं जिसको वेजेस का नाम दिया हुआ है कि ठीक है आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत के बदले में आपको ये पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किसकी जेब में जा रहा है? कैपिटलिस्ट की जेब में, जिससे वो फर्दर इंडस्ट्री लगाता है और फर्दर वर्कर्स को हायर कर लेता है। नेक्स्ट, almost a century before Marx gave his historical analysis of capitalism, Adam Smith worked out the central dynamics of the main ingredient which drives the capitalist order, the free market. Free market is then self-regulating and therefore controls variables such as price and cost. Politicians should not meddle with economic affairs. Smith argued that free market was the most efficient mechanism for coordinating economic activity and that state should not meddle with the commerce. सबसे पहली बात यह है, वो कहता है कि एक सेंचुरी भी नहीं गुजरी और हमें यह रियलाइजेशन हो गई कि कैपिटलिज्म इज़ नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एज वेल एज गवर्नमेंट, क्योंकि रिच और पुअर का गैप जो है वो बहुत मैक्सिमाइज कर गया। लेकिन कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ के बाद द फादर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, दैट इज़ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने यह बताया था कि नहीं जी, कैपिटलिस्ट ऑर्डर के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या होंगे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी ग्रूम कर जाएंगी, आपके कंट्री की ग्रोथ रेशो कितनी इन्हांस कर जाएगी, आपका जीडीपी कितना ग्रूम करेगा,
और उसका कहना ये था कि आपका जो लोकल इन्वेस्टर है, जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, अगर उसको आप इस तरह के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेंगे तो वो मार्केट के अंदर पैसा लेकर आएगा। अगर वो मार्केट के अंदर पैसा लेकर आएगा तो जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो इन्हांस होगी, एम्प्लॉयमेंट रेशियो इन्हांस होगी तो आपका जीडीपी और जीएनपी ग्रूम करेगा। और उसने ये भी क्लेम किया था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी तभी अच्छे से काम कर सकती है जब प्राइस एंड कॉस्ट के अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। प्राइस और कॉस्ट दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंटली जो हैं वो मार्केट के लोग डिसाइड करें, इकोनॉमिस्ट डिसाइड करें। पॉलिटिशियंस शुड नॉट मेडल, पॉलिटिशियंस को राइट नहीं होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक अफेयर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हों या फिर उसके अंदर जो है किसी तरह की पॉलिसीज वगैरह बना सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसने स्मिथ ने आर्ग्यू किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेस्ट फॉर्म में या उसकी बेस्ट पोजीशन में या उसकी आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही एफिशिएंट मैकेनिज्म है, दैट इज कैपिटलिज्म। एंड सेकेंड इज कि आप कॉमर्स वगैरह के अंदर स्टेट की इंटरफेरेंस को ख़त्म कर दो, क्योंकि उसका कहना यह था कि स्टेट को गवर्न और ऑन करते हैं आपके पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस ही आपका एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, आपकी लेजिस्लेटिव पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन को पता है कि मेरी मर्जी की पॉलिसीज डिज़ाइन ही नहीं होंगी तो वो कभी अपना पैसा मार्केट में निकालेगा ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो या आपके कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेशो जो है वो इन्हांस करे, तो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिक्स को और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स को भी जो है वो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस के तौर पर डील किया जाए। The staunch critics of capitalism do not challenge its capacity to generate economic growth. Advocates of liberal capitalism asserts that it is not efficient but also ethical. They argue that the market's invisible hand guides the individual towards their own self-interest, and in doing so, the individual works for a collective good. The opponents of capitalism, however, are not so optimistic of the miraculous effect of capitalism. The Marxist analysis asserts that capitalism tends to be exploitative because it is inadequate labor wages that capitalists intend to make profit. जो बहुत से क्रिटिसिज्म्स हैं कैपिटलिज्म के, वो चैलेंज जो है वो नहीं करते प्रॉपर्ली उसकी कैपेसिटी को जो जनरेट करी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि नो डाउट आपके जो एमएनसीज हैं या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या ट्रांसनेशनल कंपनीज, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट रेशो को कहीं ना कहीं सस्टेनेबल किया है, उन्होंने इकोनॉमिक रेशो को या ग्रोथ रेशो को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी एफर्ट्स की हैं। दूसरी बात, आपका जो लिबरल कैपिटलिज्म है बेटा, वो एजर्ट तो ये करता है कि वो एजर्ट करता है इस बात को कि इट्स नॉट एफिशिएंट, बट वो ये भी एजर्ट करता है कि इट्स ऑल्सो नॉट एथिकल। वाई इज दैट सो? एफिशिएंसी तो उसकी प्रूव हो गई, ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया, एम्प्लॉयमेंट रेशो भी डिक्रीज चली गई, रुपीज़ की डिवैल्यूएशन भी हो रही है। एथिकल कैसे नहीं है? जब आप खुद से एक ऐसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर आओगे जो रिच और पुअर के गैप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्हांस करेगी, तो वो सिस्टम एथिकल कैसे हो सकता है? ये तो वही हो गया ना जिस तरह प्रीवियस और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर मोनार्क्स की अनचेक्ड और अनलिमिटेड पावर्स होती थी। करंट सिनेरियो में आपने इकोनॉमिक जाइंट्स की अनचेक्ड पावर्स बना दी हैं। उसके बाद ये आर्ग्यू दैट मार्केट, वो कहता है कि वो आर्ग्यू करते हैं कि जो मार्केट का एक इनविजिबल हैंड है जो एक इंडिविजुअल को गाइड करता है कि तुम्हारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, और फिर वही इंडिविजुअल जो है कलेक्टिव गुड के लिए काम करता है, वो इनविजिबल हैंड बेसिकली कैपिटलिस्ट का है, जो उसको फॉल्स कॉन्शियसनेस के थ्रू इस बात पे यकीन कराते हैं कि हाँ ये काम तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारा अपना इंटरेस्ट है इसमें। हालांकि किसी भी ह्यूमन बीइंग को स्लेव बनते हुए मज़ा नहीं आएगा, और एवेंचुअली उस इंडिविजुअल को ये लगता है कि मैं कलेक्टिव गुड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी के बेटरमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हालांकि एक्चुअल में ऐसी कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ओपोनेंट्स है कैपिटलिज्म के, वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कैपिटलिज्म के मिराकुलस इफेक्ट्स को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटलिज्म के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, जो कॉल मार्क्स भी करता है, कि अगर एक बंदे के पास 10 लाख रुपया है और उसने अपनी मार्केट लगा ली है, तो उस 10 लाख के ऊपर जो वो 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें से सिर्फ वो 2 लाख की सैलरीज पे कर रहा है, बाकी 8 लाख को फर्दर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और अपना बिजनेस एनहांस करने के लिए। जिससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो वेजेस वो प्रोवाइड कर रहा है वर्कर्स को, वो बेसिकली को अलाइन नहीं करी उनकी कैपेसिटी के साथ और उनकी वर्किंग कैपेसिटी के साथ। वो काम जो वो उस इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस पे नहीं की जा रही। देन इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है बेटा। 1776 में एडम स्मिथ ने जो है प्रिंसिपल्स को ऑब्वियसली डे डाउन किया था फ्री मार्केट के वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर।
1848 के अंदर प्रेडिक्शंस ऑफ कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म की गई थी कि ये कोलैप्स कर जाएगा बाय कार्ल मार्क्स। 1854 के अंदर पहली बार जो है टाशकरे की राइटिंग्स के अंदर कैपिटलिज्म का एज एन आइडियोलॉजी यूज़ किया गया था। 1967 से 1894 तक बेसिकली मार्क्स ने सिस्टमैटिकली क्रिटिसाइज़ किया था दास कैपिटल के अंदर। 1929 के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन आया है तो कैपिटलिज्म के जो वीक पॉइंट्स हैं वो खुलकर सामने आए थे, जिसके बाद रोजवेल्ट ने जो है वो तकरीबन 4 टर्म्स जो हैं वो यूएस में रूल की हैं। 1933 के अंदर कैन्स ने क्रिटिसाइज़ किया था फ्री ट्रेड को। 1989 के अंदर फाइनली जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो पीक पर गया कैपिटलिज्म। और 2007 के अंदर जब क्रेडिट क्रंच आया है, जब उनके बैंक्स कोलैप्स किए हैं और इकोनॉमिक रिसेशन आया है, देन दे गॉट टू रियलाइज था एक्चुअल थ्रेट्स एंड डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म। उस टाइम पे रियलाइज़ किया गया कि कैपिटलिज्म किस तरह से एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है और किस तरह से ये आपकी लोअर क्लास और मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा है। देन आपका आता है सोशलिज्म। In the last 2 centuries, a vast array of divergent socialist ideas have emerged, which consisted of idealistic plans of the utopian socialist, revolutionary schemes of Karl Marx and Engels, and moderate proposals of social democrats. Most of these social schemes were too idealistic to be implemented, whereas some of them have seen majestic leaps in social justice and equality. Others have mostly become a cause for oppression and injustice. वो कहता है कि आपको पिछले 2 सेंचुरीज के अंदर 200 ईयर्स के अंदर बेसिकली सोशलिस्टिक आइडियाज़ के बहुत से फ्लेवर मिले हैं। कैपिटलिज्म की तरह ये नहीं है कि बहुत यूनिडायरेक्शनल है और सिंगल फ्लेवर है। पहला वो कहता है कि पहली वो सोसाइटीज़ हैं जो बहुत यूटोपियन हैं, जो ये कहती हैं यस हम क्लासलेस सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करवा लेंगे, गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज़ होंगी, ना लोअर क्लास होगी, ना मिडिल क्लास होगी, ना अपर क्लास होगी, सिर्फ एक क्लास एग्जिस्ट करेगी, दैट विल बी वर्किंग क्लास। दूसरी क्या है? दूसरी है रेवोल्यूशनरी स्कीम्स। ऐसा फ्लेवर सोशलिज्म का जो बिलीव करता है एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशंस के अंदर, ब्लडशेड के अंदर, जो ये कहता है कि ठीक है अगर अमीर आपका हक खा रहा है तो आप अमीर को मार दो। और तीसरा फ्लेवर बड़ा मॉडरेट सा है, वो इंटरमिंगलिंग है एक्सट्रीमिज्म की दोनों साइड्स के, यूटोपियन की भी और ऑब्वियसली रेवोल्यूशन की भी, मिड वे है उसका। वो है सोशल डेमोक्रेट्स, जिसमें बेसिकली आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फॉलो करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि क्लासेस का डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। वो ये भी अलाउ करते हैं कि एक हद तक प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्पेशली जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो गवर्नमेंट को इटसेल्फ अपने सिविलियंस को प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंडली, ये जो सोशल स्कीम्स आपको सोशलिस्टिक आइडियाज़ के जो फ्लेवर्स मिलते हैं ये बड़े आइडियलिस्टिक हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक बहुत आइडियलिस्टिक है यूटोपियन वाला, दूसरा वाला के मजेस्टिक लीप्स हैं सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के अंदर। क्योंकि अगर रेवोल्यूशन आ रही है और रेवोल्यूशन के बाद आपको एक डिक्टेटर ही रूल कर रहा है, तो पहले आपकी बुर्जुआजी डिक्टेटरशिप थी, बाद में आप प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप की तरफ आ जाओगे, तो बात तो ऑपरेशन की वहीं की वहीं रही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर हैव मोस्टली बिकम अ कॉज ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ में ये ऑपरेशन की रीज़न बन गया, जैसे यूएसएसआर ने बहुत ब्लडशेड कराया है सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि माओ के रूल के अंदर जो है बेसिकली 15 लाख चाइनीज़ का जो है मर्डर करवा दिया गया ताकि कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको किसी तरह का थ्रेट ना हो। तो ये ऑपरेशन और इनजस्टिस की एक बहुत बड़ी रीज़न बन गई। इवन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम के अंदर अगर आप देखो तो चाइना के अंदर जिंगचुआंग रीजन के अंदर वीगर मुस्लिम्स का जेनोसाइड किया जा रहा है। उनको बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उन एरेडिकेट की जा रही हैं, उनको इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव्स हैं या इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उनकी उसको बेसिकली मिनिमाइज़ किया जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनको इंटरमिनेंट कैंप्स में रखा जा रहा है ताकि वो रिलीजन जो है इस्लाम उसको एज एन आइडियोलॉजी एक्सेप्ट ना करें, बल्कि वो ये कहें कि येस हम कम्युनिज्म को एज अ रिलीजन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन व्हाट इज मेंट बाय सोशलिज्म? The core values and aims of socialism have consistent, although there are many incarnations of socialism. All versions of socialism are focused on opposing the injustices wrought by capitalism. Socialists aim to build a more open society by countering capitalist tendency to concentrate wealth and power in a few hands who win the competition laid out by laws of market. The socialist remedy is eradication of private ownership of means of production. Instead, socialists advocate nationalization or public ownership of resources.
सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोर वैल्यूज़ और एम्स हैं सोशलिज्म के, वो बहुत कंसिस्टेंट हैं। आप सोशलिज्म का कोई भी फ्लेवर ले लो, डजेंट मैटर। सब में ये फोकस किया जाता है कि गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो पब्लिक की उनको प्रोवाइड करेगी। सब में फोकस किया जाता है कि आपकी लोअर क्लास जो है, आपकी जो पुअर क्लास है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल किया जाए। सब में फोकस किया जाता है कि जो आपके हेल्थ सिस्टम है, आपके एजुकेशन सिस्टम है, शेल्टर है, फूड है, ये बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है और गवर्नमेंट को बाय हुक और बाय क्रक, एट एनी कॉस्ट, ये सिविलियंस को प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है। सोशल ऑर्डर के अंदर जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो सोशलिज्म में बहुत प्रेवेलेंट है, चाहे आप इसका कोई भी फ्लेवर उठा के देख लें। सेकेंडली, ये सबके सब वर्जन्स जो हैं वो अपोज करते हैं कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को, अपोज करते हैं एक्सट्रीम डिफरेंस और अनब्रिजेबल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, उसको ये डिसरिगार्ड करते हैं कि आप कैपिटलिज्म को इतना पीक पर ना ले जाएं कि आपकी रिच क्लास जो है वो अपने आप को गॉड समझने लग जाएं या गॉड फादर्स बन जाएं। तो ये सारे के सारे उस एक्सट्रीम वर्जन के और उस इनजस्टिस के खिलाफ हैं जो कैपिटलिज्म बेसिकली करता है और जिस तरह वो एक्सप्लॉइट करता है और वेजेस कम देता है। उसके बाद सोशलिस्ट चाहते हैं कि वो इस तरह की सोसाइटी बिल्डअप करें जो बेसिकली काउंटर करे कैपिटलिस्ट आइडेंटिटी को और टेंडेंसी को, क्योंकि कैपिटलिज्म कहती है कि फ्यू हैंड्स के अंदर भी अगर पावर है, वेल्थ है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें तो दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन सोशलिज्म इस चीज़ को निगेट करता है। वो कहता है कि जब भी कैपिटलिस्ट या इकोनॉमिक जाइंट्स आपको रूल करते हैं तो वो बेसिकली अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी लोअर क्लास है और जब आपकी लोअर मिडिल क्लास है वो इग्नोर होती है बहुत से फ्रंट्स के ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशलिस्ट रेमेडी क्या है? सोशलिस्ट इसके लिए सजेशन क्या देते हैं? वो सजेशन यही देते हैं कि प्राइवेट ऑनरशिप को जो है वो आप एरेडिकेट कर दें एज अ मीन ऑफ प्रोडक्शन, और वो एडवोकेट करते हैं कि पब्लिक रिसोर्सेज की जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के हाथ में होगी तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को सम हाउ इक्वली डिवाइड करेगी। जो फर्स्ट सोशलिस्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और दो socialist ideas can be traced back to much earlier period, the individuals who claim to be first socialist emerged in France and Britain in 1820s and 1830s. Claude Henry de Saint-Simon, the founder of French socialism, did not go so far as advocating full public ownership but asserted central planning of resources so as to alleviate poverty. Robert Owen, another early socialist, had faith in human decency and argued that social harmony would follow if people were treated with sympathy and humanly. उसने इसके बाद ये एग्जांपल बताई है कि बेसिकली सोशलिज्म कहाँ से जो है प्रमोट हुआ है, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। उसमें उसने दो मेजर जो सोशलिस्ट हैं उनका रेफरेंस कोट किया है बेटा। 1820s और 30s में ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में जो है वो स्टार्ट हुआ था। साइमन जो है ही क्लेम, वो बहुत आगे नहीं जा सका पब्लिक ऑनरशिप के कॉन्सेप्ट को लेके, बट इसने एटलीस्ट एक चीज़ को इंश्योर करवाया था कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेसिकली सेंटर के अंडर रहेगी और सेंटर जो है वो इक्वली रिसोर्सेज को डिवाइड करेगा ताकि पब्लिक का कोई भी सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट ऑप्रेस ना फील करे। और दूसरा जो है वो रॉबर्ट ओवन है, उसका बिलीव ये था बेटा कि ह्यूमन डिसेंसी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर आप सोशल हार्मनी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपैथी के साथ, हैंडल विद केयर जिस तरह कहते हैं, हमदर्दी के साथ और ह्यूमन ग्राउंड्स पे डील करें। दैट मीन्स कि अगर आप अमीर हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी वेल्थ एक्वायर कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ करके, ऑपरेशन टेक्निक्स यूज़ करके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को यूज़ करके उसका जो ड्यू राइट है वो उससे ले सकते हैं। उसका मानना ये था कि सोशलिज्म बेसिकली आपको ह्यूमन रिस्पेक्ट सिखा रहा है, ह्यूमन रिगार्ड सिखा रहा है, ह्यूमन डिसेंसी सिखा रहा है, हाउ टू सिंपैथाइज विद अदर ह्यूमन बीइंग्स ये सिखा रहा है। देन साइंटिफिक सोशलिज्म क्या है जी? ये तो हमने पढ़ा कि सोशलिज्म क्या है और उसको किस तरह से डिफाइन कर रहे थे अर्ली सोशलिस्ट। लेकिन उसके बाद एक टाइप है उसकी जिसको हम साइंटिफिक सोशलिज्म भी बोलते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें वो क्या कह रहा था? Marx's ideas are the bedrock on which later work of socialists is based. In Marxist analysis, capitalism is not only unjust but also irrational since it is inefficient. Inefficiency arises due to private ownership. Therefore, Marx advocates central economic planning and abolition private property.
The concept of communism is a militant version of socialism which can be attained only by violent revolutions. कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ वो बेडरॉक हैं बेटा, उन्होंने बेसिकली वो जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड की हैं, एक तरह से वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जिसके ऊपर फर्दर सोशलिज्म के आपको फ्लेवर्स मिलते हैं. सेकेंडली, मार्क्सिज्म ये कहता था कि कैपिटलिज्म सिर्फ अनजस्ट नहीं है, सिर्फ ये नाइंसाफ़ी की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत इरैशनल आइडियोलॉजी है जिसका कोई तुक नहीं बनता. वो ये कहता था कि कैपिटलिज्म तो एक क्लियर कट आइडियोलॉजी ही इस तरह की है जिसमें ये प्रूव किया जा रहा है कि आप स्टेटस को मेंटेन करना चाह रहे हैं, जिसमें ये साबित हो रहा है कि आप बुर्जुआजी क्लास के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें ये प्रूव हो रहा है कि आप बुर्जुआजी क्लास की पावर को अनचेक्ड और अनलिमिटेड रखना चाहते हैं. इसके अलावा उसने कहा था ये इनएफिशिएंट है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, ये उस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, ये उस तरह से बेसिक नेसेसिटीज़ को केटर ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसका कहना ये था कि जब प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट होगा तो डेफिनेटली कार्ल मार्क्स के उसमें कहता था कि अगर प्राइवेट ऑनरशिप होगी तो फर्दर एक्सप्लॉइटेशन होगी, फर्दर डिस्ट्रक्शन होगी. तो बेहतर नहीं है कि आप सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग की तरफ चले जाएं और प्राइवेट प्रॉपर्टी को टोटली और कम्प्लीटली एरेडिकेट कर दें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका जो कम्युनिस्ट वर्जन है ना वो बहुत मिलिटेंट वर्जन है, उसमें वो ब्लड शेड की बात करता है, रेवोल्यूशंस की बात करता है. जो सोशलिज्म है ना वो कहता है कि विच कैन बी अटेन्ड ओनली बाय वायलेंट रेवोल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ आप वायलेंट हो सकते हो, मतलब सिविल वॉर कर दो, स्ट्राइक्स कर दो, आप रोड ब्लॉक कर दो अपने राइट्स के, अपने ड्यू राइट्स की डिमांड के लिए. लेकिन कम्युनिज्म में तो इवन वो कहता था कि आप ब्लड शेड की तरफ भी जा सकते हो. तो जो सोशलिज्म है उसका वो वायलेंट रेवोल्यूशन है, सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट होता है एक, लेकिन जो कम्युनिज्म है उसमें वो ब्लड शेड की बाकायदा मार्डरिंग और किलिंग्स की बात कर रहा है. तो ये डिफरेंस है. Evolutionary or revolutionary socialism. Now, what is the difference between two? Thus, social change started taking place without any revolution. This gave birth to the idea of reforming the state from within rather than overthrowing it. A gulf opened between orthodox Marxists who advocated violent struggle and revisionists who were convinced that socialist ideals can be achieved progressively. अच्छा, उसके बाद जब कार्ल मार्क्स की ऑब्वियसली डेथ हो जाती है, उसके बाद आपको सोशलिज्म के दो फ्लेवर्स मिलते हैं, एक एवोल्यूशनरी फ्लेवर होता है और एक रेवोल्यूशनरी फ्लेवर होता है. जो आपका बेसिकली एवोल्यूशनरी फ्लेवर है बेटा वो है एवोल्यूशन इन द कॉन्शियसनेस, एवोल्यूशन इन द आइडियाज़. दैट मीन्स आइडियाज़ को आप किस तरह से बेहतर बनाओगे. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम यू आर इम्प्लीमेंटिंग. अगर आप सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट भी कर देते हो डजेंट मैटर एट ऑल, लोग उसको ग्रास्प नहीं करेंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं है उसको आर्टिकुलेट करने की. तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप उनकी थॉट को चेंज करो. कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में हम यही बात करते हैं ना कि टेररिस्ट को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है. जब तक आप टेररिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर नहीं करोगे, जब तक आप ये साबित नहीं करोगे कि उनकी आइडियोलॉजी ही गलत है, जब तक आप मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जिहाद एंड कुरान ख़त्म नहीं करोगे, तब तक टेररिस्ट ख़त्म नहीं होंगे. सेम इज़ द केस विद सोशलिज्म. आप सोशलिज्म को बाय हुक और बाय क्रुक इम्प्लीमेंट भी करवा दो, लेकिन अगर वो आइडियाज़ को अलाइन ही नहीं करे आपकी पब्लिक के साथ तो डजेंट मैटर एट ऑल. तो बेसिकली दो तरह के फ्लेवर्स मिले. एक कहते थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोशलिज्म को अचीव किया जा सकता है. आप सोसाइटी के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज लेकर आएँ, आप लोगों को एजुकेट करें उनके राइट्स के बारे में, आप लोगों को एजुकेट करें कि किस तरह से कैपिटलिस्ट क्लास आपको एक्सप्लॉइट कर रही है. बट एट द सेम टाइम एक एक्सट्रीम वर्जन भी वो देते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट का है कि नहीं, ये बुर्जुआजी क्लास सुधरने वाली है ही नहीं, इनका एक ही सोल्यूशन है कि इनके अगेंस्ट ब्लडशेड किया जाए, रिवॉल्ट किया जाए. तो दिस इज़ द थिंग. ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो आपको नज़र आता है ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज. इवन 21st सेंचुरी में देख लें, जो सोशल डेमोक्रेसीज के कंट्रीज़ हैं जिसमें आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आते हैं, उन्होंने प्रोग्रेसिवली अचीव किया है सोशलिज्म को. लेकिन एट द अदर वे अराउंड अगर आपने एग्रेसिवली अचीव करने की कोशिश की है तो सून आफ्टर दैट चेंज आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है और ब्लडशेड हुआ है. माओ का ही चाइना देख लो, उसके मरने के 3 साल बाद और 4 साल बाद ही नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जिसमें आपने देखा कि चाइना ने भी लिमिटेड स्टेट कैपिटलिज्म की थ्योरी को अडॉप्ट किया ताकि चाइना के अंदर जो रिवोल्ट्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनको एरेडिकेट किया जा सके. सो दिस इज़ द थिंग. एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी चेंज हमेशा ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आपका जो पब्लिक का साइकोलॉजिकल स्टाटा होता है वो उस आइडियोलॉजी के साथ को अलाइन कर जाता है.
सो अनब्रिजेबल गैप के अंदर वो क्या बात कर रहा है बेटा? वो बात कर रहा है कि देयर इज अ एक्सट्रीम डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीम सोशलिस्ट. व्हाई इज दैट सो? जो मॉडरेट सोशलिस्ट थे, अगेन दे वर फोकस्ड टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस. क्या अपने कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करके एक आइडियोलॉजी को इनकलकेट करें. आप अपने कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करके ये प्रूव करें कि येस, सोशलिज्म इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट एट द अदर वे अराउंड जो एक्सट्रीम सोशलिस्ट थे, उन्होंने स्टालिन के अंदर जो है वो प्रॉपर रेवोल्यूशन लेकर आए. वहीं से रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आती है, जिसको ग्रेट अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. और फाइनली जो है वो सीज करता है अपनी पावर को, और फाइनली लेनिन जो है वो फिर रूल में भी आता है रशिया के अंदर. बट जो डाई हार्ट मार्क्सिस्ट थे वेस्ट में, वो बड़े डिसइल्यूजन्ड हो गए. वो कंफ्यूज हो गए लेनिन का फ्लेवर ऑफ कम्युनिज्म देख के या सोशलिज्म देख के. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि लेनिन जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन उसके अंडर हो रही थी और ब्रुटैलिटी को प्रमोट कर रहा था. और ब्रुटैलिटी को प्रमोट करने के लिए वो बहुत से लोगों को मरवा भी रहा था, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि सोशलिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म. जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कम्युनिटीज़ थी उनमें एक बात जो है वो एडवोकेट हुई कि अगर सोशलिज्म के अंदर भी हमने एक क्लास को स्नब ही करना है, ऑप्रेस ही करना है, तो फिर कैपिटलिज्म को ख़त्म करने का क्या फ़ायदा हुआ. एवेंचुअली अगर सोसाइटी फिर उन्हीं डिलेमास को फेस कर रही है जो अंडर कैपिटलिज्म हम कर रहे थे, तो इसका मतलब है फिर तो सोशलिज्म इज ऑफ नो यूज. उसके बाद बेटा एक अनइक्वल और एक अनब्रिजेबल गैप बन गया बिटवीन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रजीम. किस तरह से बेटा? जो कम्युनिस्ट रजीम्स थी वो सोवियत ब्लॉक में काम कर रही थी, और जो बेसिकली सोशलिस्ट रजीम्स थी वो बेसिकली कहाँ काम कर रही थी? वो सोशलिस्ट रजीम्स वो थी बेटा जहाँ पर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज आपकी फिनलैंड और जर्मनी वगैरह उसको फॉलो कर रहे थे. और उनको यकीन था कि बेसिकली सोशलिज्म के थ्रू हम बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाएंगे, हम बेसिकली उनके हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे. जिसकी वजह से एक ऐसा ब्रिज क्रिएट हो गया दोनों एक्सट्रीम्स के बिटवीन कि कोई मॉडरेट वे नहीं निकल रहा था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत फेल अटेम्प्ट्स थी इस बात को रियलाइज करने के लिए कि जेन्युइनली आपकी जो एगलिटेरियन सोसाइटी है, जिसमें आप इक्वालिटी और इक्विटी दोनों को फॉलो करते हो. इक्वालिटी मीन्स एवरी सिटीजन इज इक्वल, एंड इक्विटी मीन्स एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरी सिविलियन ऑफ द स्टेट. बट जब इस एगलिटेरियन प्रिंसिपल को सोशलिज्म केटर करने में फेल हो गया, तो बेसिकली ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो कम्युनिज्म था, वहाँ पर एक जोक बहुत पॉपुलर हुआ कि कैपिटलिज्म में एक इंसान ही दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट कर रहा है. एक बिजनेसमैन ही बेसिकली दूसरे बंदे को वर्कर रख के अपने अंडर एक्सप्लॉइट करता है. बट द फैक्ट इज सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट जो है वो तमाम तरह इंसानों को एक्सप्लॉइट कर रही है. तो डजंट मैटर एट ऑल. इसका मतलब है एक्सप्लॉइटेशन दोनों सिस्टम्स में एग्जिस्ट कर रही है. देन इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर आप देखो बेटा, तो 1825 के अंदर क्लैड हेनरी द सैंट-सिमन, फाउंडर ऑफ फ्रेंच सोशलिज्म, ही डाइड. 1848 मार्क्स प्रेजेंट मिलिटेंट सोशलिज्म इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. Then 1864 to 1894, Marx presents systematic critique of capitalism in Das Kapital. 1914 to 1918, split in socialist loyalties due to World War I. 1917, Russian Revolution marks the success of the militant socialism. 1927, Stalin becomes the uncontested leader of Soviet Union. 1989, Soviet Union disintegrates and it finally collapses. तो बेसिकली 200 ईयर्स तक की जो हिस्ट्री है 1825 से लेकर 1989 तक की, वो आपको पता होनी चाहिए. सोशलिज्म स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर उसका मिलिटेंट सोशलिज्म, दैट मीन्स एक्सट्रीम और ब्लडशेड जो उसका व्यू है रेवोल्यूशन का, वो कहाँ से आ रहा है. देन मार्क्स ने जो है इसके ऊपर क्रिटिक कैसे किया है कैपिटलिज्म के ऊपर, उसके फेलियर्स को कैसे एक्सप्लेन किया. फिर सोशलिज्म के जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वो 19th सेंचुरी में किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं. फिर रशियन रेवोल्यूशन के अंदर मिलिटेंट सोशलिज्म की सक्सेस कैसी होती है, जिसमें बाद में ब्रुटैलिटी ऑपरेशन जो है वो राइज करता है. किस तरह से स्टालिन जो है वो अनचेक्ड और अनलिमिटेड पावर्स के साथ जो है वो प्रेसिडेंट बनता है सोवियत यूनियन का, और फाइनली सोवियत यूनियन का कोलैप्स करना. देन नेक्स्ट इज कम्युनिज्म. Marx famous remarked in 1845, the philosopher have only interpreted the world in various ways. The point is to change it. The militant socialism advocated by Karl Marx advocated putting theory into action. The ultimate objective was practical and revolutionary change. मार्क्स ने एक जुमला कहा अपने बुक के अंदर. उसने कहा ठीक है, आज तक फिलोसफर्स बताते रहे हैं दुनिया में क्या क्या होता है,
गुड इनफ। वो ये भी बताते रहे कि दुनिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हुए, उनको इम्प्रूव कैसे किया गया, गुड इनफ। लेकिन वो कहते हैं कि अब वो टाइम आ गया कि आप वर्ल्ड के जितने भी नैरेटिव्स हैं उनको चैलेंज करें। फाइनली इट्स द हाई टाइम कि आप दुनिया को चेंज करें। आपको ये तो समझ आ रही है कि वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, आपको ये भी पता चल रहा है कि फिलोसफर्स एक्सप्लेन करें कि नैरेटिव्स कैसे चेंज हुए हैं, बट इनको फाइनली ऑल टुगेदर चेंज करने का मतलब क्या है कि अब आप इन आइडियोलॉजीज को चैलेंज करें, इनको रिवर्ट करें। और उसके बाद मार्क्स ने बेसिकली एडवोकेट किया था कि जो थेरीज दी गई हैं जिसमें आप कहते हो कि येस हम पुअर क्लास के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप क्लेम करते हो येस हम बेसिकली चाहते हैं कि हम जो पुअर क्लास है उसके राइट्स को एडवोकेट करें, जिसमें आप बेसिकली ये प्रूफ करते हो कि जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पुअर क्लास को मिलनी चाहिए। तो कहते हैं इसका मतलब है फिर आप जो रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हो या एवोल्यूशनरी चेंज की बात कर रहे हो उसको फाइनली आपको थेरी से निकाल के, सिर्फ स्टेटमेंट से निकाल के प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। और इसी की वजह से उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो ये क्लेम करता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है फिलोसफर्स का होना चाहिए कि वो एक रेवोल्यूशन के थ्रू चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके बाद कम्युनिज्म का मतलब क्या है बेटा? इन 1848 फ्रेडरिच एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स पब्लिश्ड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. Marx theorizes in the opening words of this pamphlet the impending communist revolution which was looming on the old Europe. The objective of this revolution was to overthrow the capital society, a capitalist society. The communist revolution sprang in Russia, Eastern Europe, China, and elsewhere, leaving behind a trail of human suffering. बेसिकली उसने कम्युनिज्म के राइज की बात और रेवोल्यूशन की बात जो है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में की थी। उसने ये अपने पम्फलेट में ओपन वर्ड्स में ये कहा था कि फाइनली अब हमें कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की ज़रूरत है जिसके थ्रू आप वर्किंग क्लास को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देन उसने कहा था कि इस रेवोल्यूशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप जितनी भी एलीट क्लास है, जितनी भी बुर्जुआजी क्लास है या जितने भी आपके कैपिटलिस्ट सिस्टम है उनको ओवरथ्रू कर दोगे। तो बेसिकली कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस कहाँ कहाँ पे स्प्रेड की? रशिया में, यूरोप, चाइना, और जहाँ पे भी दुनिया में फर्दर वो स्प्रेड की उन्होंने पीछे क्या छोड़ा? ह्यूमन सफरिंग्स। क्योंकि अल्टीमेटली वही रेवोल्यूशंस बाद में डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हुई और अल्टीमेट पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल स्टेज ड्यूरिंग मार्क्स डे वाज इंडस्ट्रियल capitalism which had replaced feudalism. The dominant class in this historical stage, the capitalist stage, however, had amassed huge wealth at the expense of working class. A crisis would eventually precipitate when the working class would overthrow the capitalist class, take control of means of production and abolish private property. The revolution would usher in an era of dictatorship of proletariat. This dictatorship, however, would be only transitional and eventually would lead into end of history when state itself would have withered away and a classes society will be conceived. इसमें वो ये कह रहा है कि मार्क्स का कहना ये था, एक तो वो बुक है ना जो एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन जो फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी है, लेकिन मार्क्स ये कहता था कि बेसिकली जिस तरह आपने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को रिप्लेस किया है फ्यूडलिज्म से, क्योंकि उससे पहले तो फ्यूडल लॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे थे ना, बाद में अल्टीमेटली उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपनी ज़मीनों को बेचा और इंडस्ट्रीज लगा दी। उसने कहा इसका मतलब है कि डोमिनेंट क्लास जो है वो हमेशा से हिस्ट्री में वही रही है जिसके पास पैसा ज़्यादा है और जो ओन कर सकता है आपकी पुअर क्लास को और वो उनको वर्किंग क्लास के तौर पे यूटिलाइज कर सकता है। तो उसने कहा इससे तो ये क्राइसिस इमर्ज होता है बहुत ज़्यादा आपकी वर्किंग क्लास का। तो वर्किंग क्लास के लिए बेनिफिट क्या है कि जब वो ओवरथ्रू कर देगी कैपिटलिस्ट क्लास को और जितने भी मोड्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको खुद ऑन कर लेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनली जो है जब वो आपकी बुर्जुआजी क्लास खत्म हो जाएगी तो डिक्टेटरशिप ऑफ पुअर क्लास होगी। लेकिन वो कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल होगी और इवेंचुअली जो है वो दुनिया एंड ऑफ हिस्ट्री की तरफ जाएगी। किस तरह? क्योंकि जब क्लासेज ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी, जब आपकी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही, पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक ही क्लास एग्जिस्ट कर रही है, तो डेफिनेटली उस एक क्लास की रूलिंग भी बहुत स्ट्रांग होगी। लेनिन एंड इट्स वेनगार्ड पार्टी। फाइनली उसके बाद जो है सोशलिज्म का नेक्स्ट फ्लेवर जो है वो आपको लेनिन दे रहा है। Vladimir Ilyich, also known as Lenin, asserted that in 1902 that the dominant ideology will induce a false consciousness that would blind them to their own interest and induce them to convince in their own oppression. Lenin's arguments were especially logical in Russian case, where feudalism was rampant and the country has not even entered the age of industrial capitalism. The country was very far from developing an enlightened proletariat.
Lenin argued that a vanguard party of professional revolutionaries was needed which lead the workers to revolution and guide them in setting up a dictatorship of the proletariat. लेनिन ने ये कहा था कि बेसिकली किसी भी डोमिनेंट आइडियोलॉजी को तब तक आप प्रॉपर्ली एडवोकेट नहीं कर सकते जब तक आप उसको फॉल्स कॉन्शियसनेस से रिप्लेस न कर दो। फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है बच्चों कि आपके आइडियाज़ को प्रोपेगेंडा के थ्रू इस तरह से चेंज करना कि आपको ये लगे कि ये इसलिए हो रहा है कि हमारे फायदे के काम के लिए करना चाह रहा है लीडर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर इस तरह से उस थ्योरी को, उस आइडियोलॉजी को इनकलकेट करो कि उनको ये लगे कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, ना कि पॉलिटिशियन की अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर के लिए। अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो फिर आपके वर्कर्स आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं ये चीज़ जो है ना, लेनिन का आर्गुमेंट बड़ा ठीक भी साबित हुआ है रशिया के केस में। रशिया के केस में इसलिए ठीक साबित हुआ है कि उस टाइम तक वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था और इंडस्ट्रियल स्टेज में एंटर भी नहीं हुए थे। तो बेसिकली जो पीजेंट और फार्मर्स थे, जो आपकी लॉयर क्लास होती है, जो आपकी एग्रीगेरियन इकोनॉमी के ऊपर काम करती है, वो बेसिकली बहुत ऑप्रेस फील करते थे। वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड और बिलियसनेस थी अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स। उसके बाद जो कहता है वो कंट्री जो एनलाइटेंड प्रोलेटरिएट से बहुत दूर था, जिसमें आप गरीब क्लास को राइट्स दोगे, वर्किंग क्लास को राइट्स दोगे, उनके इमोशंस को ट्रिगर किया लेनिन ने और इवेंचुअली रूल किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेनिन ने इसी तरह वेनगार्ड पार्टी में प्रोफेशनल रेवोल्यूशनिस्ट को हायर किया, उन वर्कर्स को हायर किया, रेवोल्यूशन के बारे में उनको गाइड किया, उनको बताया कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोग रूल करें, आप लोगों की रूलिंग हो, पावर आपके हाथ में हो, मेहनत आप करते हैं, ज़मीन पर अनाज आप उगाते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई और कर रहा है। मैं इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये रेवोल्यूशन लेकर आना चाह रहा हूँ। हालांकि एवेंचुअली इस रेवोल्यूशन के आने के बाद भी आपको डिक्टेटरशिप ऑफ लेनिन नजर आती है और बाद में स्टालिन की नजर आती है। उन्होंने उन तमाम तर प्रोमिसेस को फुलफिल ही नहीं किया जो उन्होंने पब्लिक के साथ किए थे। इसके बाद इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं बेटा। 1818 के अंदर कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन द रेनीलैंड। 1844 में मार्क्स मीट्स फ्रेंडेड एंगल्स इन पेरिस, उसका बेस्ट फ्रेंड भी था ये। 1848 के अंदर द कम्युनिस्ट लीग पब्लिश द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1867 to 1894 Das Kapital described Marxist analysis of capitalist economy. 1883 Marx dies. 1917 Lenin lays the foundation of Leninism, Marxism. 1927 Stalin becomes the leader of Soviet Union. 1949 Mao leads the formation of People's Republic of China. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ये कॉल मार्क्स से शुरू होता है, इसकी पीक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टोस पे है और एक्सट्रीम जो है इसकी बेटा वो लेनिन के ऊपर आके होती है। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1940s के अंदर जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया वगैरह के अंदर फाइनली कम्युनिज्म जो है वो प्रिवेल करता है और प्रोपेगेट करता है, तो तब ये अपनी पीक पर जाता है। जिसके बाद आपको कोल्ड वॉर का पीरियड और एरा भी मिलता है, जिसमें आइडियोलॉजिकल वॉर थी बिटवीन यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। फिर आता है जनाब फाशिज्म। Comparison are drawn between the fascist regime of 1920 and 1930s and the Stalinistic dictatorship of Russia. It is very difficult to make strong distinction between the two as millions of people perished as the policies pursued by fascist and communist regimes. The fascist terror, however, can be traced back to a thorough and methodical implementation of fascist political doctrine. Basically जो fascism है बेटा और जो 1920s और आपको 30s के अंदर रशिया के अंदर डिक्टेटरशिप नजर आती है, दोनों के अंदर वायलेंस भी यूज़ किया जा रहा है, दोनों के अंदर एक्सट्रीमिज्म भी यूज़ किया जा रहा है, दोनों के अंदर जो है वो फियर को भी एज अ मैकेनिज्म और टूल यूज़ किया जा रहा है, और दोनों के अंदर आपको पावर बहुत ज़्यादा अनचेक्ड और अनबैलेंस मिलती है। दोनों के अंदर जो है वो अनलिमिटेड पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, और दोनों के ही अंदर प्रेसिडेंट जो है वो आंसरेबल नहीं है पब्लिक को, और वो अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए एफर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि इन एक और डिस्टिंक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों के दरमियान, वो ये है कि लाखों लोग जो हैं वो पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि वो उस टाइम फॉल्स कॉन्शियसनेस का शिकार थे। उनको ये लगता था कि ठीक है अभी ये टाइम है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हमें हमारे राइट्स मिल जाएंगे। फाशिज्म के अंदर भी हाइपर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, उसमें भी वॉरिज्म की आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट किया जाता है, उसमें बाकायदा आप लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि यू आर अ सुप्रीम रेस, यू बोर्न टू रूल, लेकिन एवेंचुअली रूल कौन कर रहा होता है? वो वाहिद एक बंदा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कहता है फाशिज्म जो है वो एक टेरर का भी नाम है, और यही टेरर जो है वो बाद में इम्प्लीमेंट किया जाता है फाशिस्ट पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स के अंदर।
One of the most significant opponents of fascism was Benito Mussolini, who became the leader of Italian fascist party. In 1932, Mussolini put his name to the doctrine of fascism, which was originally thought to be written by Giovanni Gentile, who was the self-proclaimed philosopher of fascism. वो कहता है कि इसके सिग्निफिकेंट ओपोनेंट्स जिन्होंने इसको प्रमोट किया, इसको एडवोकेट किया, उसमें इटालियन फाशिस्ट पार्टी है, जिसमें मुसोलिनी ने हाइपर नेशनलिज्म को भी यूज़ किया, रेसिज्म के सेंटिमेंट्स को भी यूज़ किया, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को भी यूज़ किया, और इसके अलावा फॉल्स कॉन्शियसनेस को भी यूज़ किया ताकि वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर सके और पब्लिक को फूल कर सके. एंड वो कहता है कि मुसोलिनी ने अल्टीमेटली जो डॉक्ट्राइन ऑफ फाशिज्म लिखी. कहा यह जाता है कि उसने नहीं लिखी थी, जेंटाइल वाज द एक्चुअल राइटर, और वो खुद को फिलोसफर ऑफ फाशिज्म भी क्लेम करता है. Then the totalitarian state. The dominant motivation behind fascism, as evident from Mussolini writing, was extreme nationalism, inflamed by prejudice, patriotism and propaganda. फाशिज्म के अंदर जिन मेजर चीज़ों को यूज़ किया जाता है बेटा, पहला एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मतलब हाइपर नेशनलिज्म. प्रेजुडिस, ठीक है, कि हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं, हमारे हक को, हमारे जितने भी ड्यू राइट्स उनको डिफरेंट रेसेस ने जो है वो हमेशा एक्सप्लॉइट किया है. पैट्रियाटिज्म को यूज़ किया जाता है कि आपका ये कंट्री है, आप इसको ऑन करें, इसकी बेटरमेंट के लिए काम करें. एंड प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, ताकि फॉल्स प्रोपेगेंडाज जनरेट किए जा सकें और पब्लिक को इन्फ्लुएंस किया जा सके कि हम जो भी कर रहे हैं वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं. The purpose of the fascist state was not only to create a new kind of society, but also to create a new kind of individual to populate it. फाशिस्ट स्टेट्स के अंदर और टोटलिटेरियन स्टेट के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? टोटलिटेरियन स्टेट के अंदर सिर्फ पॉलिटिशियन अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर करता है, लेकिन फाशिस्ट स्टेट के अंदर वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर तो करता ही है, साथ वो सिविलियंस को इन्फ्लुएंस भी करता है और उनको अपना सबऑर्डिनेट भी बनाता है. बट एट द सेम टाइम फाशिस्ट रजीम के अंदर बेसिकली उसके बिहेवियर्स तक को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उसके बिहेवियर्स तक में भी सबऑर्डिनेशन आ जाए, उसके बिहेवियर्स भी स्टेट कंट्रोल करे. The state power had to be absolute and unquestionable. We are a state which control all forces acting in nature. We control political forces, we control moral forces, we control economic forces. One of the central aspects of absolutism was the powerlessness of the individual. वो ये कहता है टोटलिटेरियन रजीम्स के अंदर क्या होता है कि अनक्वेश्चनेबल होती हैं सारी की सारी पावर्स का, स्टेट जो है वो कंट्रोल करती है ना सिर्फ आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को बल्कि आपकी मॉरल रिलीजियस अथॉरिटीज़ को और अपना आपकी इकोनॉमिक अथॉरिटीज़ को भी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें एक्सट्रीम एब्सोल्यूटिज्म होता है, और वही एब्सोल्यूटिज्म क्या प्रोपेगेट करता है कि एक इंडिविजुअल को इतना पावरलेस कर दो कि वो स्टेट की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट रिवॉल्ट ही ना कर सके, उसको इतना पावरलेस कर दो कि वो बिहेवियर्स और एथिक्स में भी वही चीज़ें डेवलप करे जो स्टेट उससे डिमांड कर रही है. देन इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं. 1917 के अंदर बेटा बोल्शेविक रेवोल्यूशन आती है जिसने स्प्रेड किया फियर ऑफ कम्युनिज्म को इन यूरोप. 1919 के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो रही है जिसने फाशिस्ट रजीम्स को ग्रो किया फर्दर. 1922 के अंदर बेंटिनो मुसोलिनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बनता है, और फाइनली 1925 के अंदर मुसोलिनी जो है वो डिक्टेटर बन गया. 1933 के अंदर एडोल्फ हिटलर इज अपॉइंटेड एज चांसलर ऑफ जर्मनी. चांसलर वहाँ पे बेटा प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्ड यूज़ होता है. एंड 1933 के अंदर फाशिज्म जो है वो स्पेन में भी स्प्रेड कर गई. 1945 के अंदर डेथ हो जाती है मुसोलिनी और हिटलर की, और फाइनली जो फाशिस्ट रजीम है और फाशिस्ट एरा है वो अपने एंड पे आ जाता है. 1975 के अंदर फ्रांसिस्को फ्रैंको, वन ऑफ द लास्ट फाशिस्ट जो है, ही ऑल्सो डाइड. तो 1970s के अंदर टोटल एरेडिकेशन हो गई थी फाशिस्ट आइडियोलॉजी की. फिर आता है आपका लिबरल नेशनलिज्म वर्सेस अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म. Nationalism is a relatively modern phenomena with regards to the birth of national state. The manner in which nationalism has been expressed is very difficult and can be divided into two stands, progressive and liberal. The founding fathers of the US were deeply patriotic but had a progressive and liberal nationalism. They adopted a universal outlook based on reason which led to the greater liberty and equality. बेसिकली वो कहते हैं कि नेशनलिज्म बहुत मॉडर्न फिनोमेना है, और क्यों है कि जब आपने मॉडर्नेशन स्टेट सिस्टम की आइडियोलॉजी को फॉलो किया, आपने इंटरनेशनल रिजीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिसके थ्रू आप हर स्टेट को रिगार्ड और रिस्पेक्ट दे सकते हैं. इसके अलावा आपने टेरिटरीज़ को डिफाइन किया, डिकोलोनाइजेशन की, और हर तरह की एथनिक, रेस और सेक्टेरियन आइडेंटिटी जो है वो अपने अपने कंट्री के अंदर सर्वाइव कर रही है. सेकेंडली वो कहता है नेशनलिज्म जो है वो एक्सप्रेस करती है दो तरह के तरीकों से खुद को, एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है लिबरल. प्रोग्रेसिव के अंदर बेटा थोड़े से एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स भी होते हैं, जैसे अमेरिकन्स आर ग्रेट, व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी,
लेकिन लिबरलिज्म में आप को एग्जिस्टेंस की, कोलैबोरेशन की बात करते हो। जिस तरह हेनरी का एक स्लोगन था, टुगेदर वी आर ग्रेट। जो फाउंडिंग फादर्स है ना यूएस के, जिनको हम कहते हैं दे वर द डोम ऑफ डेमोक्रेसी, और हम ये भी क्लेम करते हैं कि इन्होंने बेसिकली मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम के फ्लेवर को भी इनकलकेट किया, पैट्रियोटिज्म को भी प्रमोट किया, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों फ्लेवर्स को प्रमोट किया, लिबरल नेशनलिज्म को भी और प्रोग्रेसिव को भी। हाउ इज दैट सो? लिबरल नेशनलिज्म को इसलिए प्रमोट किया कि यूएस जब बिगिनिंग में बनता है तो उसकी 13 कॉलोनीज होती हैं जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से जो है वो इंडिपेंडेंस दी। और प्रोग्रेसिव कैसे थे? उन्होंने मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम के जितने भी आइडियल्स हैं, जिसमें हाउ टू प्रमोट योर ओन नेशनैलिटी, उसको भी प्रमोट किया। उन्होंने फाइनली ये आउटलुक क्यों अडॉप्ट किया? ताकि जिन लोगों को पैट्रियोटिज्म अच्छा लग रहा है उनके लिए प्रोग्रेसिविज्म का फ्लेवर रहे, और जो स्टेट्स ये फील करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे राइट्स ना स्तंभ हो जाएं, उनके लिए लिबरल नेशनलिज्म का फ्लेवर एग्जिस्ट कर रहा था। दैट इज व्हाई उनकी यूनिवर्सल आउटलुक रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एवेंचुअली ग्रेटर लिबर्टी और इक्वालिटी को प्रमोट किया है। करंटली यूएस के पास जो है वो 50 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, और वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स नहीं है, और वहाँ पे हर सिटीजन और हर स्टेट जो है वो लिबरलिज्म और इक्वालिटी को ऑन इक्वल ग्राउंड्स एंजॉय कर रही है। In response to excesses committed by the French revolutions, the German nationalism was romantic and inward, favored tradition to progress and authority to liberty. The version of nationalism rejected universalism and favored a national history which highlighted differences and superiority. The nationalism inspired fascist dictatorship in the 20th century. वो कहते हैं ये तो नेशनलिज्म का था बड़ा अच्छा फ्लेवर, लेकिन एक फ्लेवर वो भी है जिसको हम हाइपर नेशनलिज्म का नाम देते हैं। उसमें क्या हुआ? उसमें वो कहता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो जर्मन नेशनलिज्म वगैरह है वो बहुत रोमांटिक आपको लगता है, बड़ा पॉजिटिव फ्लेवर है, जिसमें जर्मन्स जो हैं वो बेसिकली इस बात पे फोकस करते हैं कि हमने डेमोक्रेसी वगैरह के आइडियल्स को कैसे अचीव करना है। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, ट्रेडिशन को जो है, ट्रेडिशन को फेवर किया जाता है प्रोग्रेस के लिए, और अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है लिबर्टी के लिए। हाउ इज दैट सो? ट्रेडिशन का मतलब है, जर्मन्स के अंदर हिटलर ने स्टैंस को यूज किया था, जर्मन्स आर द रेस हु बोर्न टू रूल, और उसने कहा अगर हम इस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे तभी हम प्रोग्रेस करेंगे। सेकेंडली, हिटलर ने इन्हीं सारे सेंटिमेंट्स को यूज किया अथॉरिटी को एक्वायर करने के लिए, और उसने कहा कि जब मेरी एक्सट्रीम अथॉरिटी होगी तभी एक्सट्रीम लिबरलिज्म जो है वो जर्मनी में प्रमोट होगा। इस वर्जन ऑफ नेशनलिज्म ने बेसिकली यूनिवर्सल प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया, टुगेदर वी आर ग्रेट वाले को, और ये कहा कि नेशनल हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है और सुपीरियरिटी प्रिंसिपल को हाईलाइट करना है। जब हिस्ट्री पे फोकस किया तो हिटलर के लिए चीज़ क्लेम करना बड़ा आसान हो गया कि जर्मन्स आर बोर्न टू रूल, और उसने कहा जर्मन रेस जो है वो दूसरी रेसेस के इक्वल नहीं आ सकती क्योंकि वी आर सुपीरियर, हम बेहतर हैं दूसरे लोगों से। इसी से फिर आपको बेटा लास्ट सेंचुरी के अंदर जो वाइट्समैन बर्डन जैसी थेरीज और आइडियोलॉजीज जो हैं वो भी मिलती हैं। इसी चीज़ से जो फिर एक्सट्रीम नेशनलिज्म प्रोपेगेट हुआ है और फाशिस्ट डिक्टेटरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड बेटा बेसिकली इज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसमें आपके रिटन लॉज होते हैं जो जिसके थ्रू आपके गवर्नमेंट और आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वर्क करते हैं। दे आर लीगल वर्ड्स रिटन ऑन पेपर। ये लीगल वर्ड्स होते हैं जिसमें आपकी लीगल जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो एड ऑन होती हैं, आपकी जुडिशरी जो है वो फाइनली इनको जो है इनके ऊपर गो अहेड देती है ताकि इसके थ्रू आप इंस्टीट्यूशंस को रन कर सकें। The working principle of constitutions is however a different matter altogether. ये एक बड़ा डिफरेंट मैटर है कि जो चीज़ पेपर पे लिखी हुई है क्या वो प्रैक्टिकली भी 110% उसी तरह इम्प्लीमेंट हो रही है। हो सकता है जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो 110% उस तरह इम्प्लीमेंट ना हो रही हो अपनी आइडियल फॉर्म में, बट एटलीस्ट 80% इम्प्लीमेंट हो रही हो। कॉन्स्टिट्यूशन मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड। मोस्ट ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैव डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस कभी कभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते क्योंकि इनको 110% उस तरह से ऑब्जर्व नहीं किया जाता। जैसे कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को थोड़ा सा चेंज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटर था लेकिन उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव किया, उसमें चेंजेस की, प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज़्यादा कर दी। Constitutions may require full understanding with reference to other documents such as Supreme Court judgment, UN Declaration of Human Rights. उसने कहा जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो रिटन फॉर्मेट में मौजूद हैं, उनको बेसिकली दो जगह से ज़रूर गाइडलाइन लेनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कह रही है, और दूसरा यूएन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। यूएन किन राइट्स को ह्यूमंस के प्रोटेक्ट कर रही है और प्रमोट कर रही है,
और यूएन किन लीगल प्रिंसिपल्स को प्रमोट कर रही है कि आप कहीं के भी रहने वाले हों, बट आपके ये ड्यू राइट्स हैं जो कि हर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सपोर्टेड बाय कन्वेंशन। कन्वेंशंस का मतलब होता है बेटा आपकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, आपकी हिस्ट्री, आपकी लेगेसी। कॉन्स्टिट्यूशंस को मोस्टली जो है वो कन्वेंशन सपोर्ट करती हैं। कन्वेंशंस के अंदर आपके नॉर्म्स, वैल्यूज वगैरह भी आ जाते हैं, आपका कल्चर भी आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस कैन इवॉल्व और चेंज। कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज भी किया जा सकता है और इवॉल्व भी किया जा सकता है। चेंज में आप देख लो कि पाकिस्तान में अब तक जो है वो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं। एवोल्यूशंस के अंदर देख लो, पहला दूसरा जो है टोटली एरेडिकेट हो गया, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप 27 अमेंडमेंट्स कर चुके हो। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर जो चेंज है वो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकर आते हो, और कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर आप उसको इवॉल्व भी करते हो, बेहतर भी बनाते हो। कॉन्स्टिट्यूशंस में नेवर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और टू बी वेग। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। उसके लिए आपको इमीडिएट पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। जैसे नेचुरल क्लैमिटी हो गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर्स हो गई, 240 डेज तक कंटिन्यू रही, उसके अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। उसमें जो आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसने डिसीजन लेना था। इन केस पाकिस्तान के ऊपर ऑल ऑफ अ सडन अटैक हो जाता है, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वेग होता है। वो आपको सिर्फ ये बता सकता है मिलिट्री पर्सोनल्स का बजट कितना था, वो ये बता सकता है मिलिट्री की क्या क्या ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन इमीडिएट जो लीडरशिप है वो आपको पॉलिटिक्स की फिर रिक्वायर होती है इन सिचुएशंस के लिए। देन ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा। इन द 20th century, lawyers and comparative political scientists were fixed with constitutions. After Second World War, the descriptive method was criticized. The method were outdated as they failed to theorize and generalize and remained culture bound by its narrow Western origins. One of the main reasons for a constitution to fail is its inability to adapt to social, economic and political circumstances. वो कहता है कि अब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से डिफर करता है, लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर क्योंकि लॉयर्स और कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंटिस्ट सारे के सारे वेस्ट में बैठे हुए थे, तो वेस्ट के अंदर जो डेमोक्रेसी वगैरह का फ्लेवर था पूरी वर्ल्ड में वही अडॉप्ट किया जा रहा था। दूसरी बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आपकी डीकोलोनाइजेशन थ्योरी प्रोपेगेट हुई है तो इस मेथड को क्रिटिसाइज किया गया और चेंज करने की बात की गई, क्योंकि ये मेथड्स बड़े आउटडेटेड थे और वो हमेशा जिस कल्चर को प्रमोट कर रहे थे वो वेस्टर्न ओरिजिन्स था। हालांकि आपके पास तो एशियन कंट्रीज भी आ रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज भी आ रहे थे, तो उसके लिए जरूरी था कि उनके ओरिजिन के अंदर कल्चरल इनकलकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट कर रही हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मेन रीजन, सबसे बड़ी रीजन किसी सुप्रीम लॉ के फेल होने की ये होती है कि उसके अंदर आप सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को ऐड नहीं करते हो। पाकिस्तान का कॉन्टेम्परेरी टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस्लामिक प्रोविजंस हैं, उसमें इस्लामिक प्रोविजंस के साथ साथ जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपकी सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स की, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों ने अपने कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को भी ऑब्जर्व करके देखा है कि हमारे लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर रहेगा। जैसे पार्लियामेंट्री भी रहा, प्रेसिडेंशियल भी रहा, सेमी प्रेसिडेंशियल, सेमी पार्लियामेंट्री भी रहा, और इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब आप इस सिनेरियो तक पहुंचे हैं कि आपको समझ आइए कि येस वी आर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, और हमारे लिए जो है पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर बेस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म है, जिसको आपने 18th अमेंडमेंट के बाद प्रमोट भी किया है। ये था आपका ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? द लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट पावर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, दीज वर द क्लासिकल कंसर्न्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटाइज किया गया है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, और फंडामेंटल राइट्स को भी जो है प्रोटेक्ट किया गया है, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के कंसर्न्स थे कि एक अनसीन एग्रीमेंट हो बिटवीन द सिविलियंस एंड द गवर्नमेंट, balancing limiting power with maximum accountability of the government for effective government election. It is argued that constitutions do not act like abstract concepts but like practical machines which need expert engineering. बेसिकली उसने कहा कि पावर को लिमिटाइज करने के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को, चेक एंड बैलेंस पॉलिसी को भी इन्हांस किया गया है, जिस तरह करप्शन के इंस्टीट्यूशंस वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस ना वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होते जिनको आप एक्सप्लेन ना कर सकें, बल्कि ये प्रैक्टिकल मशीनरी होती है जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे कंट्री को रन कर रहे होते हो। द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अ कंट्री शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी लॉज वगैरह को आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी भी कंट्री के, वो हमेशा आपके सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के साथ को अलाइन करनी चाहिए। सो ये आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जिसमें बेटा हमने डिस्कस किया सबसे पहले कम्युनिज्म को, फिर आपने सोशलिज्म के फ्लेवर को, फिर हमने इसमें डिस्कस किया कम्युनिज्म को, देन हमने डिस्कस किया फाशिज्म को, देन फाशिज्म से को अलाइन करती है टोटलिटेरियन स्टेट्स, उनको डिस्कस किया। फिर हमने फाइनली डिस्कस किया बच्चों आपकी जो मेजर फिलोसफीज हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को, और लिबरल वर्सेस अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म को। सो ये आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जो कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर भी इंप्लीमेंट होती हैं एंड वेरी करती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। थैंक यू सो मच, आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।